एलर्जी क्यों होती है और एलर्जी की टाइप्स कितनी होती हैं, फिर अगर एलर्जी हो जाए तो उसकी रिकवरी का जो दौरानिया है वो कितना होता है। आपके जहनों में जो सवाल होते हैं, जो मिथ्स होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उन सब को हम अपने इस प्रोग्राम में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये बात करेंगे एलर्जी बेसिकली क्यों होती हैं लोगों को। अच्छा डॉक्टर तनवीर, पहली बात तो ये कि आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक चुना है, क्योंकि जो क्लिनिकल हमारी प्रैक्टिस है और जो हस्पताल में भी ओपीडी में हम पेशेंट्स देखते हैं, तकरीबन 70-80% लोगों का मसला यही होता है कि इसको एलर्जी हो गई है। जी जी। अब एलर्जी एक कॉमन टर्म है जिसको लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म की अपनी सिम्टम्स को बताने के लिए कि ये एलर्जी है। मेडिकली एलर्जी की बेसिस डिफरेंट होती हैं, हम एलर्जी की डेफिनेशन फ़र्क करते हैं, लेकिन पब्लिक फ़र्क करती है। पब्लिक हर खारिश वाली चीज़ को एलर्जी समझती है। ऐसे तो मैं इसलिए पब्लिक लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर तो जाहिर है पब्लिक ने देखना है। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक मुख्तलिफ किस्म के जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो एलर्जी या खारिश कर सकते हैं। इसमें जो बच्चों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैदाइशी बच्चों से लेकर, उसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि फेस के ऊपर रेड हो जाना, स्केल्स छिलके बन जाना, सर के ऊपर से छिलके स्टार्ट होते हैं, देन कान के पीछे या इवन आईब्रोज में, आई लैशेज़ में आ जाते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह नेपी रैशेज़ जो हैं, आम तौर पे देखने में नेपी रैशेज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारी किस्म की स्किन की बीमारियां हैं हु लुक लाइक नेपी रैशेज़, दे आर नॉट एक्चुअली नेपी रैशेज़। इसमें सोराइसिस भी है, सेब्रिक डर्माटाइटिस भी है, हिस्टियोसाइटोसिस भी है, ये बड़े बड़े नाम है, ये बहुत सारी बीमारियां, और ये सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता सकता है कि ये सिंपल नेपी रैश है या ये जिल्द की कोई बड़ी बीमारी है। तो यहाँ से लेकर फिर अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, टॉडलर है या क्राउलिंग चाइल्ड है, तो उसमें घुटनों के ऊपर रैशेज आ जाना, कोनियों के ऊपर रैशेज, फिर हाथ पाँव के ऊपर खुरदरे से दाने बन जाते हैं। अक्सर माँ बाप आते हैं, कहते हैं ये बच्चे की स्किन हमारी ड्राई या रफ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलर्जी की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ अगर हम बिल्कुल फॉरगेट नहीं करनी चाहिए, हमारे जो उम्र रसीदा हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या इर्द गिर्द जो लोग बुढ़ापे का शिकार हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस। बच्चे एंड बूढ़े दोनों में स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मिडल एज। ठीक है। तो जो बूढ़े होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार भी होते हैं, जैसे आपके भी क्लाइंट्स ऑब्वियसली शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेशेंट में है, 50% में। तो वो जो 50% पॉपुलेशन है उसको स्किन डिजीज होने की एक बड़ी वजह वो दवाइयाँ हैं जो हम शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए दे रहे होते हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। यस। और उस तरफ से हमारा दिमाग बिल्कुल पेशेंट का भी नहीं जा रहा होता, समटाइम्स फिजिशियन का भी नहीं जा रहा होता कि ये जो स्किन की प्रॉब्लम जाग रही है ये उस दवाई की वजह से तो नहीं है कहीं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो स्किन एलर्जीज जो बूढ़ों में आती हैं उसमें भी खुरदरापन से स्टार्ट होता है एंड देन लेटर ऑन ये एक्जिमा या सोराइसिस भी बन सकता है। ठीक है। सीजनल अगर बात की जाए तो ये प्रॉब्लम्स चेंजिंग सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विंटर्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समर्स में रिलेटिवली कम हो जाते हैं, पर जैसे ये जून जुलाई का मौसम आएगा हब्स वाला तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। तो एलर्जीज़ की जो अगर कहा जाए लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हर चंबल या धदरी या खारिश एलर्जी नहीं है। ठीक है। हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो ट्रीटेबल है नहीं है। आम तौर पे मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता दूं कि एक्जिमा जो होता है या चंबल, जिसको शुरू से मैं यही सुनती आई हूँ जब से मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ कि चंबल का कोई इलाज नहीं है। अक्सर पब्लिक आके हमें यही कहती है, दीवारों पे भी लिखा होता है जीटी रोड पे जाएं। हाँ जी तो ये बस ऐसे ही मशहूर हो गई है बात, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आप सब लोग जिनको भी चंबल का नाम जिसने सुना है, जिसके बच्चों को बूढ़ों को किसी को भी चंबल है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है कि चंबल इज़ वेरी मच ट्रीटेबल। ये बहुत हद तक 99% तक ये ट्रीटेबल होती है। हाँ, कुछ वेराइटीज़ चंबल की होती हैं जो ट्रीटेबल नहीं होती, देन वी ऑलवेज काउंसिल द पेशेंट और उसको हम बता देते हैं कि कंट्रोल कैसे अचीव करना है। जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर है, यू कैन नॉट एनरूट देम, आप उनको जड़ से नहीं उखाड़ सकते, बट यू कैन ऑब्वियसली कंट्रोल देम। तो इसी तरह इनका है। और दूसरा जो फंगल प्रॉब्लम्स हैं, अब यहाँ पे एक आपने बड़ा मुझे लिबर्टी दी है कि मैं आई कैन टॉक अबाउट मैनी थिंग्स। तो फंगस के ऊपर हम बहुत सारी रिसर्चेस भी आजकल कर रहे हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस अब रेजिस्टेंट हो गए हैं। ऐसे ही जो फंगल बग्स हैं वो म्यूटेट हो गए हैं। समहाउ उन्होंने सीख लिया है कि उन्होंने दवाइयों को कैसे धोखा देना है और कैसे सरवाइव करना है, रेजिस्टेंस हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ओवर द काउंटर अवेलेबल दवाइयाँ, कि जब फंगस होती है, धदरी का लफ्ज़ आमतौर पे बड़ा मशहूर होता है ना कि ये गोल गोल धदरी आ गई है, और उसके लिए स्ट्रेट अवे एक्वाजोल, हाइड्रोजोल, क्यूरिजोल जो भी लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मैसेज पब्लिक के लिए भी है, फिजिशियंस के लिए भी है कि एनीथिंग दैट कंटेन्स स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामेथासोन या जो भी स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम एज वेल एज गोली मना है फंगल इन्फेक्शन में। ठीक है।
ये एक बहुत बड़ी रीज़न है फंगल इन्फेक्शन को रेजिस्टेंट कर रही है, ट्रीटमेंट फेलियर्स कर रही है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं फंगस के जो 6-6, 8-8, 10-10 महीने से धदरी या फंगस का शिकार हैं, और उसकी बड़ी रीज़न यही है कि वो स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ड्यूरेशन होता है दवाई का लेने का, उसमें वो कंप्लायंट नहीं है, वो जल्दी बेहतर हो जाती है, फंगस जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, आमतौर पे 10-12 दिन में फंगस बेहतर हो जाती है। तो पीपल थिंक कि अच्छा ये गैर ज़रूरी, डॉक्टर ने अभी मेरी जेब पे जो है ना बोझ डाल दिया है, मैं 1 महीना दवाई क्यों खाऊं, तो वो 2 हफ्ते बाद दवाई छोड़ देते हैं और वो वापस आ जाती है। एंड देन व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम इट कम्स, इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिस्टेंट, उसको ट्रीट करना रादर डिफिकल्ट हो जाता है। सो फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो भी 100% एक ट्रीटेबल कंडीशन है, प्रोवाइडेड आपने सही दवाई सही टाइम पे सही दौरानिए के लिए इस्तेमाल की है। बाकी हम आ जाते हैं अब सोराइसिस की तरफ और जो एलर्जी की डिफरेंट किस्म की मुश्किल। एक चीज़ हम ऐड करते हैं, जैसे हम एलर्जी पे अभी चल रहे थे, तो एक कॉमन सवाल है जो हमारे क्लिनिक पे और सोशल मीडिया पे भी पूछा जाता है, वो कहता है जी मुझे अंडे से एलर्जी होती है। हाँ जी, जी उन्हें हम कहते हैं जी बॉयल एग खाएं, वो कहते हैं मैं तो एग खाती हूँ तो मुझे सुइयां चुभना शुरू हो जाती है, मुझे गर्मी हो जाती है। तो क्या इसका भी कोई रोल है एलर्जी में? इसमें बिल्कुल है। डाइट एलर्जी जो है वो बड़ी कॉमन है, और बहुत सारी जिल्द की बीमारियां फूड आइटम से एग्रेवेट होती हैं। ठीक है। उसमें एक्नी भी है, सोराइसिस भी है, एक्जिमा भी है, रोजेशिया है, बहुत सारी जिल्दी बीमारियां हैं जो डाइट एलर्जी में ही एक चीज हम ऐड करते हैं, जैसे कुछ लोग हेयर कलर लगाते हैं, हाँ उससे भी एलर्जी, उससे उनको एलर्जी होती है, वो उनके दफड़ दाने बन जाते हैं, और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम चेंज करके कोई लगाते हैं तो उनको नहीं होती। तो इसमें भी जरा थोड़ा क्लैरिफाई करें। इसमें जो आपका पहले वाला पॉइंट था अंडे वाला, उसके ऊपर जरा आ जाएं कि यूजुअली प्रोटीन एलर्जी होती है जो ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एंटीजेंस जो हैं, जो एलर्जी पैदा करने वाले आलाकार है, वो ज़्यादातर प्रोटीन से आता है। ठीक है। तो एग प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है, वीट प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है, मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कि अगर एक किस्म की प्रोटीन से एलर्जी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी प्रोटीन छोड़ दे। आम तौर पे ज़्यादातर जो हकीम या देसी जो लोग अक्सर जाते हैं तो वो कहते हैं जी अंडा, गोश्त, मछली कुछ नहीं खाना। एट द एंड ऑफ द डे सारी प्रोटीन बंद कर देते हैं, मरीज कमजोरी का शिकार हो जाता है। जबकि 75 ग्राम प्रोटीन तो आपको पर डे चाहिए, लेनी चाहिए ना। अब सारी प्रोटीन अगर हम बंद कर देंगे सिर्फ ये सोच के कि मुझे प्रोटीन से एलर्जी है, प्रोटीन ही नहीं ले रहे, मसल मैस कम से कम होता जा रहा है, कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं, कमजोरी कम होने से इम्यूनिटी कम हो रही है, मजीद बीमारियां आप इनवाइट कर रहे हैं। सो ये ना आप करें कि एलर्जी की बुनियाद पे अंडा, मछली, गोश्त, दालें सब निकाल दें, ये जरा गलत प्रैक्टिस है। तो अब जो आपका दूसरा था हेयर डाई वाला, यस हेयर डाई एलर्जी इज़ वेरी वेरी कॉमन। बल्कि इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं कि लास्ट वीक मेरे पास एक दूल्हा आया, अगले दिन उसकी शादी थी। अब शादी से एक दिन पहले उसने हेयर डाई लगा ली, थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर लेता हूँ। मेरे ड्रेसर ने कहा है कि जी आप ये लगा लो, ये बड़ी खूबसूरत। आप यकीन करें यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा उसका मुंह, सिर्फ ये सेंट्रल फेस बच गया था और बाकी सारा रेड, स्केली, स्वोलन। आप यकीन करें मतलब पहचाना नहीं जा रहा था वो लड़का। उसने मेरी तस्वीर दिखाई अपनी कि ये मैं कुछ दिन पहले था, मुझे ऐसा बना दें, आप कुछ कर दें, मुझे ऐसा बना दें। तो आई मीन यहाँ तक भी प्रॉब्लम आ सकती है हेयर डाई से। ठीक है। अब जो अमोनिया कंटेनिंग हेयर डाइज हैं ज़्यादातर तो वो एलर्जी करती हैं, लेकिन यस नॉन अमोनिया डाइज भी कर सकती हैं। डिपेंड्स कि आपको उस कंपाउंड से, उस केमिकल से अगर एलर्जी है तो वो आपको करेगा। और किसी भी डाई को आपके बालों का रंग करने के लिए उसको बाल की बैरूनी जो लेयर है उसको तोड़ना पड़ता है, तभी तो वो डाई अंदर जाएगी, और इस मकसद के लिए केमिकल ही यूज होगा। सो नॉन केमिकल डाई पॉसिबल नहीं है, और डाई को केमिकल से फ्री करना इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आपको डाई एलर्जी है तो ब्रांड चेंज करके देख लें, नहीं मसला हल होता तो फिर ऑब्वियसली हम कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ उसको दे सकते हैं। ठीक है। जैसे नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने एलर्जी के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। जैसे हम एलर्जी पे गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने देखा होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर एलर्जी की टाइप्स जो है वो प्रॉपरली चल रही थी कि कितनी उसकी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की एलर्जी होती है, कैसे कैसे उसको रोका जा सकता है। अब चूँकि एलर्जी से हम आगे बढ़ते हैं, लोगों को जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि लोग जो है ना वो ईचिंग को, खारिश, डर्माटाइटिस, फंगस सबको एलर्जी समझते हैं, और वो उसके इलाज के लिए एक ही गोली लेते हैं, कोई भी एलर्जी की दवाई किसी मेडिकल स्टोर से, इवन के किसी सिगरेट वाले खोखे से भी लेके वो उसको ले लेते हैं वक्ती तौर पे, तो वो उनके 24 आवर गुजर जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर ले लेते हैं। तो अब हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि जब ईचिंग से हम आगे बढ़ गए तो डॉक्टर साहब डर्माटाइटिस हो गई, बार बार खारिश कर करके वहाँ रैश बन गए। अब बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में जब भी हो जाए तो इसकी दौरानिया क्या होता है कि कब तक ये ठीक हो सकता है? ये डॉक्टर तनवीर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। हाँ, पेशेंट टू पेशेंट एंड टाइप ऑफ स्किन डिजीज विच यू आर डीलिंग विद। ऑन एन एवरेज अगर हम एक्जिमा को डील करने हैं, जिसको डर्माटाइटिस भी बोलते हैं या चंबल भी बोलते हैं, तो जो बच्चों में आता है मोस्ट कॉमन एटॉपिक डर्माटाइटिस उसको हम कहते हैं,
इट गोज विद लाइफ, लाइक 5 to 6 years की एज तक ये एक्टिव रहता है, उसके बाद ये अक्सर औकात ख़त्म हो जाता है। तब तक सपोर्ट चाहिए, तब तक 5-6 साल तक बच्चे को दवाइयों की सपोर्ट चाहिए। और माँ बाप को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी भी किस्म की एलर्जी बच्चे को है तो कम से कम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके उसकी नेचुरल हिस्ट्री पूछ लें कि ये बीमारी, जैसे आपने कहा कि दौरानिया क्या हो सकता है, तो मैं तो अक्सर अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि इस बीमारी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ये कैसे बिहेव करेगी, ये किस बढ़ेगी, कम होगी, रुकेगी, नॉर्मली ऑन एन एवरेज ये कैसे बिहेव करती है। तो वंस दे लर्न तो दे विल बेटर फाइट। और जो बाकी छोटी मोटी एलर्जीज हैं, जैसे ये डाई एलर्जी हो गई या किसी भी स्किन के ऊपर कोई लग गया, ब्लीच से एलर्जी हो जाती है, व्हाइटनिंग क्रीमों से एलर्जी हो जाती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और दे आर प्रीटी मच ट्रीटेबल। दूसरा ये होता है कि आजकल एक कॉमन जो मरीज आपके पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं एक फिजिशियन के पास या छोटे क्लिनिक्स पे, तो वो जैसे आपने नेपी रैश की बात की या आपने पेम्पर लगाए हुए हैं, उससे जो रैश हो जाता है, उसके ऊपर हमने देखा कि 2-4 क्रीमें ऐसी होती हैं जो आपको एक तो मेडिकेटेड होती हैं, मेडिकेटेड के अलावा जो पेम्पर वाले होते हैं उनके पास भी पड़ी होती हैं, बिल्कुल पड़ी होती है, तो वो भी उनको दे देते हैं। हाँ। तो अब जब बच्चे हमारे पास है वो कम्प्लीटली गले होते हैं। हाँ। इसके ऊपर जरा आप लोग को बताएं कि हाँ। ये जो इस तरह के रैश होते हैं इनको कैसे आपने ट्रीट करना होता है? अच्छा देखें, सेफर साइड में आपको बता दूं कि अगर जिंक रिलेटेड एक फॉर्मुलेशन है, जैसे कि क्यूटी प्रो क्रीम आ जाती है या सूडो क्रीम अवेलेबल होती है, तो वो आप सेफ साइड लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एक्वाजोल, हाइड्रोजोल लगाने का ट्रेंड है, उसको मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी बिकॉज ऑल ऑफ देम कंटेन यस स्टीरॉइड्स हैं। अब माइसिट्रासिन इज अ टॉपिकल एंटीबायोटिक ओनली, वो अगर कोई पोड़े पिंसी वाला मसला है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नेपी रैश है तो माइसिट्रासिन का उसको फायदा नहीं है। इसी तरह पोलीफेक्स का फायदा नहीं है, फ्यूसिडिक क्रीम का फायदा नहीं है, एक्वाजोल हाइड्रोजोल का नहीं है। तो टू स्टार्ट विद आप सूडो क्रीम लगा लें, पैम्पर बार बार चेंज करें 4-4 घंटे बाद। जब भी डायपर चेंज होता है बच्चे को ड्राई जरूर करें, 5 मिनट बच्चे को ड्राई रखें, फिर री रैप करें उसको, दोबारा से फौरी तौर पे गीले बच्चे को रैप ना करें, कुछ एहतियातें करें। इसके अलावा डॉक्टर तनवीर पब्लिक अवेयरनेस के लिए मेरा अपना भी एक चैनल है, तो उसके ऊपर भी नेपी रैशेस के ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो अपलोड की हुई हैं। जी जी। दूसरा इसमें एक और मिथ लोगों की बनी हुई है कि वो जो पुरानी बीबियां होती हैं घरों में काम करने वाली, मासियां, ताइयां, चाचियां, वो कहती हैं कि जी तेल पानी मिक्स करके लगाओ, सरसों का तेल, इससे भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है, रियलिटी क्या है? 70% लोगों को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा हो जाता है तेल। मेरा ख्याल है कि वो स्किन ड्राई होती होगी तो थोड़ा सा हाँ लगाने से बिल्कुल बिल्कुल एक बैरियर बनाना है ना हमने, मतलब जो नेपी बच्चे को लगी हुई है 4-6 घंटे के लिए, स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देनी है कि जो पेशाब पॉटी बच्चा करता है वो स्किन के अंदर ना जाए, उसको इरिटेट ना करे, बिकॉज एवरीथिंग इज टॉक्सिक, वो टॉक्सिक है। तो वो एक लेयर अगर आप पहले से लगा दी है तेल पानी की तो इट्स प्रोटेक्टिव इन 70% केसेस, लेकिन 30% केसेस को मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी है। ठीक है। तो अगर तेल पानी से खारिश हो रही है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट चाची मामी ताई